नमस्कार। हम सभी लोगों को हमेशा अपनी तरक्की, अपने भविष्य को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं। हमें कब क्या करना है, किसे चूज़ करना है और क्या करियर बनाना है, ये आज सभी युवाओं के सामने एक समस्या भी बनी रहती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो ग्रह और नक्षत्रों के माध्यम से हमें ये बताता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या चूज़ करना चाहिए, इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़े तरीके से लोगों में जानकारी देने के मकसद से भारतीय विद्या भवन ने इस कोर्स को शुरू किया ताकि लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ सकें, समझ सकें और लोगों में इसका ज्ञान भी बांट सकें। आज हमारे साथ भारतीय विद्या भवन के ज्योतिष शास्त्र को पढ़ाने के लिए जो एक बहुत ही खास प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है दीपक जी। आइए स्वागत करते हैं दीपक सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, भारतीय विद्या भवन में रहना भी अपने आप को देश के लिए समर्पित करने जैसा है, संस्कृति से जुड़ा रहना जैसा है। आपका इतना लंबा समय भारतीय विद्या भवन में बीता है, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी कि आपका कैसा वक्त यहाँ पे गुजरा है। देखिए, मैं अखबार पढ़ रहा था और मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा भारतीय विद्या भवन के इस कोर्स का कि 93 में, मतलब पूरे आज से 30 साल से पहले, तो मैंने ये 2 साल का कोर्स ज्वाइन किया जी। पर उससे पहले मैं कहूँगा मैं जिज्ञासु था। एक श्रेणी होती है जो ज्योतिष पढ़ते हैं, वो जिज्ञासा के कारण कि भाई ये वास्तव में क्या है, इससे लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ पे भी दिल्ली में जो भी ज्योतिष की दुकान थी, सारी पुस्तकें, मैगजीन्स वगैरह पढ़ता था। पर जब ये कोर्स दिखाई दिया तो मैं भागा भारतीय विद्या भवन में आया। मुझे कहा गया आप फॉर्म भरिए, मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद इंटरव्यू हुआ और मैंने 2 साल का ये कोर्स किया। उसके बाद 1.5 साल रिसर्च करी और उसके बाद मुझे फैकल्टी में इंडक्ट कर लिया गया। मैं फैकल्टी में पढ़ाना शुरू किया। तो अब करीबन 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। यहाँ पे अलग अलग विषय मैंने पढ़ाए हैं। तो ये मैं कहूँगा ये मेरी जर्नी थी ज्योतिष की, जो करीबन मैं कहूँगा 30 साल पहले शुरू हुई थी और 30 से 32 साल पहले, और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, रिसर्च करा रहा हूँ। आज से 30 साल पहले आपने खुद यहाँ कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोचा और अब वहीं आप पढ़ा भी रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, एक प्राउड फील करने वाली बात होती है। तो सर, ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये एक कोर्स के तौर पर बच्चों को पढ़ाना कितना तर्कसंगत है? मतलब हम लोग देखते हैं कि इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना ये लोगों की प्रायोरिटी होती है, पर ये भी एक करियर ऑप्शन है। तो इस कोर्स के बारे में ज़रा आप बताएंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र है वो हमारे ऋषि मुनि जिनमें दिव्य दृष्टि थी, जो कि मतलब अगर नक्षत्र या ग्रहों को देखते थे तो एक दिव्य दृष्टि से देखते थे, और उन्होंने तपस्या से करीबन 25,000 वर्ष पहले और लगातार करते रहे। उसके बाद उन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखी, उसमें ज्योतिष शास्त्र आया। तो अगर हम शिक्षित हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, और हम इसका लाभ ना उठाएं जीवन में, तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आपको मनुष्य जीवन मिला है, उसमें आपको पढ़ाई लिखाई भी मिली है, और उसके बाद भी आप अगर ये ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ते तो एक जिज्ञासा के कारण पढ़ना आवश्यक है। और एक बार आप जब इसमें आ जाते हैं तो एक आपको दिशा मिलती है। आपको जीवन कैसे व्यतीत करना है वो ज्योतिष शास्त्र सिखाता है। इसे कहा जाता है एक विद्या जो एक पुल बन जाती है एक सामान्य जीवन की और एक अध्यात्म की जीवन की। तो इसका को पढ़ना, मतलब मैं समझता हूँ कि जो भाग्यशाली हैं वही पढ़ पाते हैं, और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और दूसरे, जैसे एक जिज्ञासा के कारण मैंने बताया, दूसरा होता है जो लोग आते हैं, जैसे मैं भी आया था, मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, वो कुछ कमर्शियल एंगल से भी आते हैं कि कुछ हम अपना करियर बना लें, कुछ हम अपना इससे लाभ होगा, भविष्यवाणी कर पे आएंगे। पर धीरे धीरे आपको समझ में आता है, गहराई में जब आप जाते हैं, कि इससे क्या कुछ सीख सकते हैं। जैसे गीता का सार है, गीता से आप कैसे जीवन व्यतीत करना वो सीखते हैं, तो ज्योतिष से भी सीख सकते हैं। तो हम जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में कि इसके कब, कितने समय के लिए ये कोर्स कराया जाता है और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को।
देखिए, मैं कहूँगा ये सबसे स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज कोर्स है, और इसका श्रेय जाता है हमारे गुरु के.एन. राव जी को। उन्होंने ज्योतिष पे अध्ययन किया 50 साल, और उसके बाद उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया। पहले अपने जो आसपास ऑफिस में लोग थे उनको पढ़ाया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने भारतीय विद्या भवन में आरंभ किया। करीब 5-6 उनको शिक्षक बनाया लोगों को, और वो पढ़ाने लगे। और जहाँ तक कोर्स के बारे में कहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है, अगर आप 5 जन्मों तक या 10 जन्मों तक लगातार पढ़ते रहें, फिर भी आपको उसका 10% या 15% मिलेगा। तो ये श्रेय जाता है के.एन. राव जी को। मतलब ये ऐसा है कि एक समुद्र में आप ढूंढ रहे हैं मोती, तो उन्होंने समुद्र में, महासागर में मोती चुन चुन के लाके जो कोर्स में हमारा सिलेबस है वो बनाया। और क्योंकि लगातार ये प्रोग्रेस करता रहा, शुरू में 10-20 स्टूडेंट्स थे, उसके बाद अब जब मैंने ज्वाइन किया था 93 में तो 200 स्टूडेंट्स आ गए थे 6 साल में, और उसके बाद लगातार बढ़ते गए। तो आज हर एक 6 महीने में हमारे 300 स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि ये कोर्स जो है सबसे अच्छा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज कोर्स है। इसमें जो पढ़ाया जाता है उससे आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत, मतलब इसमें सब कुछ तो पढ़ा नहीं सकते, पर जो भी है वो सिद्ध हो गया है कि बहुत अच्छा कोर्स है, और हम लोग तो मानते ही हैं, सबको बताते ही हैं। तो क्या कोई भी व्यक्ति, स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, या इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन भी है? देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए लगन होनी चाहिए। अगर उत्साह है, लगन है, आप सोचते हैं आप, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती है, बहुत किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको। अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, अच्छी भविष्यवाणी कर सकते हैं। समय लगेगा ज़रूर, 2 साल में आपको एक टेक्निकली हम साउंड पर्सन बना देते हैं। जैसे एक मैकेनिक है, उसको हर एक चीज़ बता दी कि कार में क्या क्या है। फिर उसको जो सही माने में उसका जो प्रयोग करना है वो अपने आप करना है। मतलब आप टेक्निकली नाच तो दिखा सकते हैं, पर नाचना तो खुद ही पड़ेगा, वो तो कोई सिखाएगा नहीं। अपनी प्रतिभा के अनुसार ही उसका आपको फल मिलेगा। स्टूडेंट्स के सामने किसी भी तरह के कोर्स को करने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मंजिल तक वो पहुंच पाएंगे या नहीं, या वो इसको अपने करियर के तौर पे आगे चूज करेंगे या नहीं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भारतीय विद्या भवन में जो भी स्टूडेंट आ रहा है, वो अपने आप को बाकी लोगों से कैसे अलग पाएगा? देखिए, मंजिल को कैसे हम डिफाइन करेंगे? कुछ लोग जो हैं, जैसे मैंने बताया कि अध्यात्म की तरफ पहुंच जाएंगे, उनको ज्ञान मिल जाएगा, वही उनके लिए बहुत कुछ है। कुछ लोग भागेंगे पैसे कमाने के लिए। अब पैसा कमाने के लिए भागेंगे तो इस विद्या का दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे आपने किसी को गलत भविष्यवाणी दे दी, या गलत भविष्यवाणी में भी इतना कुछ नहीं है, भी वही सोच समझ के देनी चाहिए, क्योंकि इसका असर बहुत होता है लोगों पे। तो ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष ने बोला कि भाई कुछ गलत चीज़ बता दी, तो मानसिक तनाव में ही काफ़ी पीड़ित लोग हो जाते हैं। तो अगर वो श्राप दे देते हैं ज्योतिष को, तो वो श्राप से बाहर नहीं निकल पाते हैं ज्योतिषी। तो ज्योतिषी को बहुत समझदार होना चाहिए, और समझ बूझ के ही किसी को भविष्यवाणी देनी चाहिए, ये ज़रूरी है। हम लोग ये कहते हैं कि 2 साल का आपने कोर्स कर लिया तो ठीक है, उसके बाद भविष्यवाणी दीजिए, पर ये नहीं है। और वो भी संभल के दीजिए। ये नहीं किसी को बोल दिया कि तुमको ये बीमारी हो जाएगी, तुमको इस तरह का हो जाएगा, ये कभी नहीं बोलना चाहिए। कुछ अपने जो शब्द हैं उनको काफ़ी रेगुलेट करके, कंट्रोल करके बताना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी करता है, ये सुनकर उन तमाम लोगों के दिमाग में भी एक सवाल आएगा कि आखिर ज्योतिष शास्त्र क्या है, जिन्होंने आज से पहले ज्योतिष शास्त्र के बारे में नहीं सुना। तो मैं चाहूँगी कि उन लोगों के लिए आप बताएं कि आखिर ज्योतिष शास्त्र है क्या, और किस तरह से गणना करके भविष्य की कल्पना की जा सकती है, या भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का आधार ये है कि हम जो कर्म करते हैं पिछले जन्मों में, उसे हम संचित कर्म कहते हैं।
तो उन संचित कर्मों से हमें प्रारब्ध मिलता है, जो कि डेस्टिनी होती है, फेट होता है, जो इस समय हम लक भी बोलते हैं, इस जीवन, ये जी। जीवन मिलता है। तो आप कर्म अनुसार ही आपको मिलता है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। तो जो ग्रह हैं वो आपकी कुंडली में जब आप पैदा होते हैं तो दर्शाते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति होंगे, क्या आपकी कमियां होंगी, क्या अच्छाइयां होंगी। तो सबसे पहले आपको अब कमियों को कैसे आपको कंट्रोल करना है, कैसे ठीक करना है, अच्छाइयों का कैसे लाभ उठाना है, वो आपको ज्योतिष शास्त्र पढ़ के समझ आएगा। और भविष्यवाणी भी आ जाएगी कि ये समय आपके लिए किस तरह का रहेगा, करियर के लिए, ये समय आपके विवाह के लिए, विवाह कैसा रहेगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक कुंडली देखने के से आपको पता चल जाता है। पर यह है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे आपको जितनी कुंडलियाँ देखेंगे उतना आपको ठीक से ज्योतिष शास्त्र समझ आता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। वो ये कि ग्रह और नक्षत्र क्या होते हैं? देखिए, ग्रह जो होते हैं हम प्लैनेट्स बोलते हैं, जो पृथ्वी की तरह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में। जी। नक्षत्र वो तारे होते हैं जो भी एक अलग सूर्य है। जैसे अब जैसे करोड़ों करोड़ों लाखों सूर्य हैं पूरे हमारे मंडल में, ब्रह्मांड में, तो वो जो चमकने वाले तारे हैं वो सूर्य हैं अलग अलग जी। गैलेक्सीज में, अलग अलग सोलर सिस्टम्स में। तो वो उनको एक तारा या ग्रुप ऑफ तारा, 5-6 तारे लगातार, वो एक नक्षत्र बनते हैं। और ज़ोडिएक जो होता है एक गोल होता है जिसमें 12 राशियां होती हैं, वो नक्षत्रों से बनती है। तो जब ग्रह एक नक्षत्रों के या एक हम बोलेंगे अलग अलग सूर्यों के साथ में या तारों के सामने आता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारे ऋषियों ने हमको दिया है। अब ऋषियों ने जो हमको 20,000 साल पहले या 25,000 साल पहले दिया है, लिखा हुआ है। पहले तो क्या था, पूरा का पूरा जो ज्योतिष शास्त्र वो था, मतलब उसको मन में मंत्रों में ही दिया गया था, उसको कहीं पे लिखा नहीं गया था। तो जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था वो मंत्र पूरा का पूरा, जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र है या पूरी पुस्तक है, पूरा ग्रंथ है, वो रटाया जाता था। तो वहाँ से ज्योतिष शास्त्र आया है और करीब 500-700 साल पहले उसको लिखित रूप में लेके आए हैं और प्रिंटिंग तो अभी हुई है। तो ये इस तरह से ज्योतिष शास्त्र हमको मिला है। तो हम सौर मंडल में देखते हैं सर कि सूर्य केंद्र होता है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, यानी कि यहाँ सूर्य को मेन मानकर बाकी लोग ग्रहों को कहा जाता है कि उसी के सहारे बाकी ग्रह चल रहे हैं। क्या ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा है कि सूर्य मेन होता है ग्रहों में और उसके बाद बाकी ग्रह जो हैं वो अपनी पोजीशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं? देखिए, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो मतलब पृथ्वी से जो हमको दिखाई देता है वो हम देखते हैं, उसको मानते हैं। जो सौर मंडल में है वो तो घूम रहे हैं, वो तो अलग चीज़ है। पर पृथ्वी से हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये सूर्य जो है इन नक्षत्रों या इन तारों के सामने आ गया, चंद्रमा इन तारों के सामने आ गया, ग्रह इन तारों के सामने आ गया, वो हमारा आधार है। तो उस आधार पे हम अपनी कुंडली बनाई जाती है कि जब जन्म हुआ था तो कौन सा लगन उदय हो रहा था, मतलब कौन से तारे उदय हो रहे थे। और पूरा का पूरा 12 ग्रह बनते हैं, क्योंकि गोल है तो 12 भागों में बांटा जाता है। तो यही है कि कौन सा ग्रह, जैसे मंगल, शनि, ये बुध, ये किन तारों के सामने आपस में इनकी क्या एक तरह से युति या दृष्टि बन रही है, उसके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। राशि स्वामी जो है वो किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को बताने के लिए काफ़ी होता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से हर एक ग्रह का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर, वो किस तरह की पर्सनालिटी होते हैं? देखिए, राशि जो हम कहते हैं वो चंद्रमा को कहते हैं, राशि का स्वामी। जहाँ पे आपका चंद्रमा है, चंद्रमा हर एक 2.25 दिन में एक राशि बदलता है। तो जिस जन्म के समय में जहाँ पे आपका चंद्रमा है, किस नक्षत्र, किस राशि, किन तारों के सामने है, उसके आधार पे हम भविष्यवाणी करते हैं कि पर्सनालिटी कैसी होगी, कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा, रंग रूप कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा। पर इसमें हम लगन जो होता है
जो हर एक 2 घंटे बदलता है, जैसे 24 घंटे में 2-2 लगन में पूरा एक पृथ्वी चक्कर ले लेती है, तो हर एक 2 घंटे में एक लगन बदल जाता है। तो लगन और चंद्रमा दोनों को के से ही हम किसी की पर्सनालिटी या पर्सनालिटी ट्रेट्स या उसके बारे में बताते हैं, और भी ग्रहों को भी हम इसमें शामिल करते हैं। क्या हम इसको कुछ डिटेल में समझ सकते हैं? देखिए, अब जैसे हमारे कुछ राशियों का भी स्वभाव होता है, ये नक्षत्र तारे हैं, जैसे कोई स्थिर राशि है, सिंह राशि है, वो किसी अपने ऊपर किसी को हाबू नहीं होने देती। कर्क राशि है, ये भावुक राशि है, इमोशनल राशि है। तो इस तरह की राशियों के अलग अलग स्वभाव हैं, तो उसके सामने जो ग्रह हैं, ग्रहों के भी स्वभाव है, तो उनके मिला के ही हम बताते हैं कि लगन में ये राशि आ रही है, ये ग्रह आ रहे हैं, इनकी दृष्टि पड़ रही है, उसके हिसाब से हम बताते हैं ये पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे। और भाग्य है, जैसे पंचम भाव बच्चों का भाव है, शिक्षा का भाव है, जिस भाव में जैसे ग्रह आ रहे हैं, जो राशि आ रही है, उसके अनुसार हम बताते हैं कि उसका शिक्षा कैसी रहेगी। दशम भाव से हम करियर लेते हैं, व्यवसाय लेते हैं, तो उस व्यवसाय के बारे में बताते हैं। हम एक समाज में रह रहे होते हैं और हमें हमेशा एक दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत होती है, फिर वो चाहे हमारे पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, दोस्त हो या जीवन साथी हो। किन 2 राशियों का चुनाव सही होता है साथ में रहने के लिए? देखिए, ये तो राशिफल में भी है, जी। और जो राशिफलों में पढ़ा जाता है, जो अक्सर सड़कों में ही मिलता है, वो अधिकतर उसी आधार तो वही है। पर यहाँ पे हम जो एक मेथोडोलॉजी या एक टेक्निक जो हम अपनाते हैं, वो थोड़ी अलग अपनाते हैं। अब लगन जो है, जैसे राशिफल आता है अखबारों में, वहाँ पे लगन तो दे नहीं सकते हर एक 2 घंटे में जो बदल रहा है, किसका क्या लगन है। तो जो सूर्य है, जो 1 महीने में एक राशि में रहता है, उसके आधार पर राशिफल होता है। और जो राशिफल है वो वही है, चाहे पूरे विश्व भर में, चाहे आप यूएस ले लीजिए, चाहे चाइना ले लीजिए, हर एक जगह पूरे विश्व भर में ज्योतिष है। और जो राशियां हैं वो एक तरह से समान ही है, एक तरह की है। पूरे विश्व भर में मानना है कि इस राशि का ये स्वभाव है, वो हम भी मानते हैं, चीनी भी मानते हैं, अमेरिका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी मानते हैं, सब मानते हैं। कुछ 2 ग्रहों के बीच में मित्रता होती है और कुछ 2 ग्रहों के बीच में नहीं बनती है, तो ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनकी मित्रता रहती है और वो लोगों को जो समझ में आ जाए? नहीं, देखिए, शनि सूर्य आपस में शत्रु माने जाते हैं, और मंगल शनि भी माने जाते हैं, मंगल बृहस्पति, मंगल सूर्य, ये मित्र माने जाते हैं। तो इसलिए हर एक ग्रह का एक दूसरे से एक संबंध बताया गया, शास्त्रों में लिखा, वो हम पढ़ाते भी हैं, पर उसके आधार पे भविष्यवाणी भी करते हैं कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह नीच का हो रहा है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का हो रहा है, मतलब अच्छे फल देने वाला हो रहा है या बुरे फल देने वाला होता है। वो हम राशियों में जिस तरह से ग्रह आ जाते हैं उसके आधार पे बताते हैं। इसमें और भी बहुत सटीक चीज़ें हैं, जैसे नवांश भी बनाया जाता है, वर्ग बनाने जाते हैं, दशाएं देखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक जो है, हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम 1 साल में पढ़ा देते हैं। उसके बाद जो दूसरा साल है उसमें एक एडवांस्ड कोर्स होता है, उसमें भविष्यवाणी देना सिखाते हैं। विवाह करने के लिए अमूमन हम देखते हैं कि कुंडली मिलान किया जाता है। इस कुंडली मिलान में किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है और किस तरह से हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि ये 2 लोग आपस में इनकी कुंडली मिली है और अब ये शादी करने योग्य हैं? देखिए, एक तो जो बहुत चीज़ें हैं, मतलब ये भी है कि ये कुंडली मिलान पहले नहीं होता था, 300, 400, 500 साल पहले, अभी थोड़ा ज़्यादा होने लगा है। पर इसमें अष्टकूट मिलान होता है। उसमें एक तरह से चंद्रमा, जो मैंने बताया, बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी मानसिकता दर्शाता है, एक तरह से लाइफ फोर्स है चंद्रमा। तो उसको हम 8 भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है। वर्ण, वश, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, ये सारी चीज़ें। और दूसरे जो पार्टनर हैं उसका भी 8 भागों में विभाजित करते हैं और दोनों के पार्ट्स मैच करते हैं, तो उसे अष्टकूट मिलान कहते हैं। 36 गुण में कितने मिल रहे हैं। पर ये कहीं पे ये भी कहा गया है कि अब इसमें ज़्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, हम मंगल दोष मिलाते हैं। मान लीजिए किसी के अष्टम भाव या विवाह से संबंधित भाव होते हैं 1, 2, 4, 7, 8, 12।
इनमें मंगल या कोई पाप ग्रह बैठा है तो हम देखते हैं कि वो काउंटर हो जाए, मतलब जो पाप कर्म इस व्यक्ति ने करे हैं वही पाप कर्म पार्टनर ने भी करे होंगे, तो ये काउंटर हो जाता है। मतलब दोनों पाप ग्रह अगर भाव मिलान हो जाए तब होता है। तो ये भी एक लॉजिकल चीज है जी। कि भाई आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलने वाला है। जो पाप कर्म आपने करे वही आपके पार्टनर ने भी करने चाहिए, तो मिलान होता है। तो दोनों सफर करेंगे, दोनों इतना सफर करेंगे पर कोई फैटेलिटी नहीं होगी। फैटेलिटी मतलब कि मृत्यु नहीं हो पाएगी। तो वो मिलान इसलिए करा जाता है। ये मान्यता है, रिसर्च हो रही है, हम देख रहे हैं, रोज ही कुंडलियाँ आती हैं, रोज ही लोगों को भविष्यवाणी देते हैं, पर ये बहुत सोच समझ के देने वाली चीज़ है। देखिए, आप जो कोई तत्व या कोई पैरामीटर जिसका कोई आधार नहीं है, उस पर आप बोल दें कि भाई शादी नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, तो इसमें यहाँ पे ज्योतिष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, देश काल पात्र समझना चाहिए, लोगों की भावना समझनी चाहिए, उसके बाद ही बताना चाहिए। देखिए, ऐसे कुछ प्रश्न आ जाते हैं जी, आपको हाँ या ना में जवाब देना है, शादी करनी चाहिए या नहीं, तो वहाँ पे और इसका असर भी होता है। देखिए, आपने अगर गलत चीज़ बता दी तो बहुत उसको सोच समझ के बताना चाहिए। कुंडली मिलान में एक और दो चीज़ें बहुत मेजर लोग कंसर्न रखते हैं उसमें, भ्रिकुट और नाड़ी दोष, और दूसरा मांगलिक दोष। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भ्रिकुट और नाड़ी दोष क्या होता है? देखिए, नाड़ी दोष होता है अष्टकूट मिलान में आता है। अब ये मानते हैं हमारे शरीर में लाखों नस नाड़ियां हैं, तो पार्टनर से मिली या नहीं मिली। भ्रिकुट दोष जो होता है वो होता है कि भाई आपका चंद्रमा और पार्टनर का चंद्रमा किस एंगल में है एक दूसरे से सौर मंडल, ठीक है, उसके आधार में अगर 2-8 हो या 5-9 हो या 6-8 हो तो अच्छा नहीं माना जाता। तो किस एंगल में, उसके आधार पे यह है कि आपस में नहीं बनेगी, शादी के लिए नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे भी विवादित क्षेत्र है। लोगों ने बताया नाड़ी दोष हमको भी कुंडली में था पर भी विवाह बिल्कुल ठीक चला। किसी ने बताया नाड़ी दोष होने के बावजूद विवाह में कठिनाइयाँ आई। तो मंगल दोष जो है वो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया दोनों में लागू करते हैं, अपनाते हैं, पर जो अष्टकूट मिलान है वो केवल उत्तर भारत में ही प्रचलित है। ये मांगलिक दोष क्या है? और हमने देखा है कि मांगलिक दोष को खत्म करने के लिए काफी तरह का चलन हमारे समाज में मौजूद है। देखिए, मांगलिक दोष होता है कि आपके विवाह के जो भाव हैं 12 भावों में 1, 2, 4, 7, 8, 12 ये विवाह से संबंधित भाव है। इसके विस्तार में बताने में तो पूरी क्लास लग जाएगी, पर यह है कि विवाह से संबंधित भाव है। क्यों है? अब इसमें अगर कोई पाप ग्रह आ जाए तो उसमें मंगल दोष हो जाता है। मंगल भी आ जाए इन भावों में तो उसका जो काउंटर है, उसका उपाय है, उसका एक तरह से तोड़ जो है वो ये होता है कि भाई दूसरे पार्टनर के भाव में भी वो ही ग्रह आ जाए तो अच्छी तरह से हो जाता है। जैसे मैंने बताया, जो पाप कर्म एक ने करे हैं तो दूसरे में भी वही करे हो तो उनका मिलन ठीक होता है। तो क्या एक मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो पाना संभव है? देखिए, मांगलिक की डेफिनेशन अलग है। हम लोग जो बोलते हैं भाव मिलान जी, अगर जैसे एक के चौथे घर जो विवाह से संबंधित भाव है उसमें मंगल हो और दूसरे के 8वें घर में मंगल हो तो दोनों ही मांगलिक हुए। पर हम ये तोड़ नहीं मानते। अगर एक के चौथे घर में है तो दूसरे के भी चौथे घर में मंगल होना या और कोई पाप ग्रह होना चाहिए इस मंगल दोष को तोड़ के लिए। ठीक है। एक और जो समस्या लोगों के सामने आती है वो ये कि काल सर्प दोष, और काल सर्प दोष की जो विधि विधान है वो भी लोगों के बीच में व्याप्त है और बहुत कंफ्यूजन है। मैं जानना चाहूंगी कि ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष क्या है? देखिए, काल सर्प दोष का कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं है। ये जो है 300 वर्ष 400 वर्ष पहले जब ब्रिटिश शासन आया था उसके बाद जो है ज्योतिष लोग जो है वो काफ़ी दुकानें खोलनी कमर्शियल हो गए। और जैसे तिरुपति मंदिर में कहा गया है वहाँ पे लोग बाहर बैठ जाते हैं और लोगों को डराते हैं, काल सर्प दोष है उसका उपाय करो। काफ़ी उपाय में पैसे दिए जाते हैं, हवन कराए जाते हैं। अमेरिका से भी डॉलर्स आते हैं, लोग बोलते हैं, उनको भी बताया जाता है काल सर्प दोष है, एक कॉमन हवन हो रहा है उसमें शामिल हो जाओ। तो ये सब इसका कोई मतलब जब तक रिसर्च एक अच्छी तरह से ना हो
तो हम कह नहीं सकते इसका क्या असली में है कि नहीं, पर हमने जहाँ तक देखा है तो इसका कोई आधार नहीं है। जो हमने शोध किया है भारतीय विद्या भवन में, हर एक जैसे साढ़े साती, कालसर्प योग, मंगल दोष, इनमें सब में बहुत शोध हुए हैं भारतीय विद्या भवन में, पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। तो ये सारा काम भारतीय विद्या भवन में हुआ है पिछले 30 सालों में, 35 सालों में। तो वहाँ पे हमने ये पाया कि कालसर्प दोष से डरना नहीं चाहिए और इसका कोई आधार नहीं। काफ़ी सारे लोग अपने करियर में जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो तमाम तरह के सवाल उनके सामने होते हैं कि क्या ये करियर ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, या इसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं। तो मैं जानना चाहूँगी कि किन ग्रहों के योग से कोई व्यक्ति बिजनेसमैन बनता है? देखिए, बिजनेसमैन का हम कारक बुध को मानते हैं और बाकी भी सूर्य को हम जैसे मानते हैं गवर्नमेंट सर्विस का कारक। तो अब ये देखा जाता है कि किस भाव में है, इस पे भविष्यवाणी दी जा सकती है और पूरा का पूरा एक करियर ग्राफ बनाया जा सकता है कि आपका इस समय ये होने वाला है, इस समय आप जॉब चेंज कर सकते हैं। ये सब भविष्यवाणी की जा सकती है। तो क्या सरकारी नौकरी के मिलने में भी कुछ खास तरह के ग्रहों का योग होना जरूरी है? ये देखा है, जैसे सूर्य का होना जरूरी है, बृहस्पति भी काफ़ी योगदान देते हैं और लगन पे भी होता है। वृश्चिक लगन वाले या सिंह लगन वाले अधिक तक देखा गया है जो कि सरकारी नौकरी है। जो लोग कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो किन ग्रहों के युगम को सही समझकर उसमें आगे परस्यू कर सकते हैं? देखिए, कला का कारक हम चंद्रमा शुक्र को मानते हैं। तो जहाँ पे बुध को हम मानते हैं नाट्य, मतलब संगीत का भी और नाटक का कारक, फिल्म का कारक हम शुक्र को मानते हैं। इस तरह से जो अब ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ानी शुरू करी हैं या अपने पुस्तकों में लेके आए हैं, इनका आधार यही है कि हमने बहुत रिसर्च करी है, शोध किया है। तो सर, जैसे कि आपने भी कहा कि ज्योतिष शास्त्र जो है भविष्य की गणना करता है और ये भविष्य ना सिर्फ व्यक्ति का होता है बल्कि समाज और देश से भी जुड़ा हुआ होता है। और अभी हमारे देश का भविष्य 2024 का इलेक्शन है, तो क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के लोग कि क्या रहेगा भविष्य? देखिए, इस पे हम जो कुंडलियाँ बनाते हैं, मेदनी ज्योतिष पढ़ाते हैं। तो मेदनी ज्योतिष होती है, वो एक तो होती है जातक ज्योतिष, जो कि इंडिविजुअल ज्योतिष होती है, एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। और मेदनी ज्योतिष में हम पढ़ाते हैं कि एक समाज में, समूह में, जैसे कि हमारे के.एन. राव साहब ने ये जो महामारी आई थी, पेंडेमिक आया था, इसकी भविष्यवाणी 2-3 साल पहले कर दी थी। और भी ऐसी भविष्यवाणियाँ हुई हैं जो रिकॉर्ड में हैं और इस पे काफ़ी कुछ, वराहमिहिर जी जो थे 500 एडी में, मतलब आज से करीब 1600 वर्ष पहले, उन्होंने बहुत बड़ी ग्रंथ लिखे थे, बृहद संहिता। तो उसके आधार में भी बताया जाता है एक वार्षिक कुंडली बनती है, एक देश की कुंडली बनती है। और जब हम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई और आप हो गई, शिवसेना हो गई, इन सब की कुंडलियां उपलब्ध हैं, उसके आधार पे भविष्यवाणी हम लोग देते हैं। तो अब इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली आपके पास सही हो, या मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी कुंडली हो। तो उस आधार पे अगर काफ़ी पे बताया जा सकता है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी। क्या ऐसा आपने कभी तक कोई रिसर्च किया? हाँ, काफ़ी करे हैं उसमें, पर यह है कि जहाँ तक राजनीतिक भविष्यवाणी होती है वहाँ पे क्योंकि कुंडलियाँ ठीक उपलब्ध नहीं होती हैं, तो कहीं कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। पर जो पार्टियों की कुंडली हैं उनके आधार पे भविष्यवाणी देना आसान है, आसान तो नहीं कहूँगा, मतलब दी जा सकती। तो सर, जो पूरी ज्योतिष शास्त्र है या कुंडली का जो भी विचार है वो हमेशा डेट ऑफ बर्थ पर डिपेंड करता है, पर कुछ लोगों को अपने ना तो जन्म का समय पता होता है ना तारीख पता होती, तो क्या ऐसे लोगों की कुंडली नहीं बन सकती या उनका पता नहीं चल सकता? देखिए, उनको भविष्यवाणी दी जा सकती है। एक प्रश्न शास्त्र होता है, जैसे मैंने बताया मेदनी ज्योतिष होती है। प्रश्न शास्त्र में आप प्रश्न कीजिए, प्रश्न ये भी होता है कि भाई ये मेरी कुंडली कैसी है, मेरा लगन क्या है, वो भी बताया जा सकता है। एक नाड़ी ग्रंथों में भी कहीं कहीं आपका थंब का इम्प्रेशन लिया जाता है और उससे भी एक कुंडली बनाई जा सकती है।
एक नष्ट जातकम ग्रंथ है, तो यहाँ पे मतलब कोई उपलब्ध नहीं है आपके समय या तारीख, उस पर भी कुंडली बन जाती है। तो ये इसमें ये होता है हमेशा कोई एक डाउट रहता है कि ये ठीक है कि नहीं, तो इस तरह का। पर ये बनाते हैं लोग, प्रश्न शास्त्री जो होते हैं वो केवल प्रश्न के आधार पे या जिस समय आप आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं उसके आधार पे भविष्यवाणी करते हैं। तो सर, भारतीय विद्या भवन अपना शतक पूरा करने जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय विद्या भवन जो एक की कुंडली तो ऐसे नहीं बनाई है, पर बना सकते हैं, पर क्योंकि इतना सफल है भारतीय विद्या भवन, जो जहाँ से एक संस्था से एक जगह से शुरू किया और 123 संस्थान हैं, ब्रांचेस हैं, तो बहुत प्रगति करी है भारतीय विद्या भवन में। ज्योतिष का आरंभ हुआ था आज से 36 साल पहले, तो 100 वर्ष काफ़ी उस समय की हम लोग एक तरह से और देखते हैं कि 100 वर्ष के समय की कुंडली बना देंगे, तो उसमें ग्रह स्थिति क्या है उससे भविष्य के बारे में बता सकते। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना ज्ञान, अपनी विजडम हमारे साथ शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे मौका दिया आप लोगों ने।